प्रिय छात्रों, आज के क्लास से हम लोग एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं और वो विषय हमारा है प्राचीन भारत। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का एक विहंगम अवलोकन किया और सिविल सर्विस के जितने भी सिलेबस में विषय शामिल थे उन सबों का अध्ययन किया था। अब उसी प्रकार से प्राचीन भारत में हम लोग सिविल सर्विस के अनुसार जितने भी विषय में सिविल सर्विस में प्राचीन भारत में जितने भी विषय शामिल हैं उन सभी विषयों का विहंगम दृष्टि डालेंगे उस पर, और ये भी देखेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उस विषय से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन आज का जो क्लास केंद्रित होगा हम लोगों का वो इस बात पर होगा कि आखिर प्राचीन भारत का इतिहास लेखन क्या है। हिस्टोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया आज हम लोगों का टॉपिक है। तो इस टॉपिक का अर्थ ये है कि प्राचीन भारत का जो इतिहास वर्तमान समय में पढ़ते हैं हम लोग, उससे संबंधित जितने भी पुस्तकें उपलब्ध हैं या जो विषय प्राचीन भारत में हम लोगों को पढ़ाया जाता है उसे लिखना कब से आरंभ किया गया, यानी वो अपने वर्तमान स्वरूप में कैसे आया। दूसरे शब्दों में ऐसे आप समझ सकते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को किस प्रकार से लिखा जाना शुरू किया गया। तो प्राचीन भारत के इतिहास को जो लिखने की परिपाटी है या जो लिखने का तरीका है या जिस तरीके से लिखा गया उसी को एक शब्द में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास लेखन कहते हैं, हिस्टोग्राफी ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं। ठीक है। अब ऐसी परिस्थिति में आपके मस्तिष्क में एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा होगा कि जब प्राचीन भारत हम पढ़ रहे हैं तो इस प्राचीन भारत का इतिहास भी प्राचीन काल से ही लिखा गया होगा। तो यहाँ पर एक द्वंद्व उत्पन्न होता है और द्वंद्व यह उत्पन्न होता है कि हमारे देश में जो इतिहास लिखने की आधुनिक परंपरा शुरू हुई वो ब्रिटिश काल की देन है और ब्रिटिशों ने यह मान लिया कि प्राचीन भारत के लोगों को इतिहास लेखन का ज्ञान नहीं था। तो ये जो द्वंद्व है कि भारतीयों के पास इतिहास लेखन था या नहीं, तो हम अपने इस विषय का आरंभ इसी विषय से इसी बिंदु से करना चाहते हैं और उसके बाद देखेंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास को लिखने के क्रम में कौन कौन सी विचारधाराएं वर्तमान समय में कार्यान्वित है, ये चल रही है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास जो है इसका जो आधुनिक लेखन है वह 19वीं शताब्दी से या 19वीं सदी से आरंभ हुआ। ठीक है। और इसका कारण यह है कि ब्रिटिश शासन को, जो ब्रिटिश शासन था, भारतीय परंपरा एवं रीति रिवाजों की
जानकारी चाहिए। ठीक है। तो इसमें हम समझाना चाहते हैं आपको ये कि प्राचीन भारत का जो वर्तमान में इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। प्राचीन भारत का इतिहास लिखने का जो आधुनिक रूप शुरू हुआ, आरंभ हुआ, वो कब से? 19वीं शताब्दी। और क्यों कर हुआ? तो 19वीं शताब्दी तक आते आते भारत में अंग्रेजों का प्रभुत्व पूर्ण रूप से स्थापित हो गया था। अब अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि भारत में अस्थायी रूप से हमारा शासन चलेगा। अंग्रेजों की संस्कृति और भारतीय संस्कृति में महान अंतर था। अंग्रेजों की भाषा अलग थी, भारत की भाषा अंग्रेजों की तुलना में विविधता लिए हुई थी, अलग अलग डायलेक्ट्स में यहां चीजें प्रचलित थी। कोई भी शासक वर्ग होता है तो उस शासक वर्ग को अस्थायी रूप से अगर शासन करना है तो वहां के स्थानीय रीति रिवाजों को, परंपराओं को या प्रचलित कानूनों को जानना अनिवार्य होता है। अगर कोई विदेशी शासक है और देश के प्रचलित रीति रिवाजों, परंपराओं, प्रचलित कानूनों को नहीं जानेगा और अपने द्वारा बनाए गए कानून का आरोपण करेगा, यदि थोपेगा, तो ऐसी परिस्थिति में उसके खिलाफ उसके शासन के आरंभिक बेला में ही विद्रोह हो जाएगा। क्योंकि हर देश की जनता अपनी परंपराओं, अपने रीति रिवाजों से आबद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इसलिए अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था कि भारत के रीति रिवाज, परंपराओं और प्रचलित कानूनों को जाने। लेकिन भारत के रीति रिवाज, परंपरा और प्रचलित कानून जिस भाषा में लिखे हुए थे वो भाषा संस्कृत था। क्या था? संस्कृत। और अंग्रेज संस्कृत नहीं जानते थे। तो इसीलिए यहाँ के रीति रिवाजों, यहाँ के परंपराओं, यहाँ के नियमों को जानने के लिए यह अनिवार्य था कि वो भारतीय संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराएं। और इसके लिए क्या हुआ? तो सबसे पहले इस हेतु उन्होंने क्या किया? तो 1784 ईस्वी में, कब? 1784 784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है। यही नहीं, इससे जब पूर्ति नहीं हो पाई अपने उद्देश्यों की, तो फिर 1804 ईस्वी में 1804 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई स्थापित की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बम्बई 1804 में सोसाइटी ऑफ बम्बई स्थापित किया। ठीक है। और इससे भी काम नहीं चला तो 1823 ईस्वी में 1823 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन स्थापित किया। क्या किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन स्थापित किया। और लंदन स्थापित किया। अब देखिए, ये तीनों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई थी, वो उद्देश्य एकमात्र ये था कि भारत के जितने भी ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद कराना।
और भारत के अधिकांश प्राचीन भारत के ग्रंथ जो थे वो संस्कृत में थे, पाली में थे। तो अधिकांशतः संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कराया गया। फिर बाद में चल करके चूंकि मध्यकाल की भी बातें उन्हें जाननी थी, तो मध्यकाल में जितनी भी ग्रंथें लिखी गई अधिकांशतः फारसी में लिखी गई, तो उसका भी अनुवाद हुआ। अब देखिए यहां से जो बातें आपको जाननी है वो ये कि इन ग्रंथों के अनुवाद करने के पश्चात अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के बारे में जो राय कायम किया वो यह कायम किया कि भारतीयों को इतिहास की जानकारी नहीं थी। भारत के लोग इतिहास नहीं लिखा करते थे, और ये जो अंग्रेज आए इन्होंने भारतीयों का इतिहास लिखना शुरू किया। अब अंग्रेजों ने ऐसा कहने का जो कही बात भारत में इतिहास लेखन के परिवेश में ये क्यों कही, वो इसलिए कही कि इन्होंने यूरोपीय इतिहास लेखन से तुलना भारत में इतिहास लिखने की परंपरा से कर डाली। तो यूरोप में जो इतिहास लिखने का तरीका था वो तरीका भारत में इतिहास लिखने का नहीं था। तो यूरोपीय इतिहास लेखन की पद्धति अनुपस्थित रहने के कारण अंग्रेजों ने ये मान लिया कि भारत में प्राचीन काल में इतिहास नहीं लिखा जाता था। लेकिन अंग्रेजों का यह विचार पूर्णतः उनकी गलत धारणाओं पर आधारित था। वास्तविक बात यह है कि भारत में इतिहास लिखने की प्राचीन परंपरा थी जो यूरोपीय परंपराओं से भिन्न थी, अलग थी, जिसे अंग्रेज नहीं पहचान पाए, नहीं समझ पाए। तो अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में इतिहास लिखने की कौन सी परंपरा थी। तो इसका जवाब यह है कि भारत में जो इतिहास लिखा जाता था वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो लक्ष्य था उस लक्ष्य को दृष्टिगत रख करके इतिहास लिखा जाता था। भारत में जितने भी पुराण लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, ये सब प्राचीन काल से लिखे गए। तो भारतीयों के जीवन में जो महत्वपूर्ण चीज थी जिसको वो रेखांकित करना चाहते थे, जिसको वो लिखना चाहते थे, वो राजा महाराजाओं का इतिवृत्त नहीं हुआ करता था। और यूरोप में राजा महाराजाओं के इतिवृत्त को इतिहास लिखा जाता था। हमारे यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो प्रयत्न किए जाते थे वो हमारे यहाँ इतिहास के विषय होते थे। तो इसीलिए भारतीय इतिहास में जो भी विवरण मिलता है वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हेतु जो प्रयत्न किए जाते हैं उसका। अब यह इसका मतलब ये नहीं कि राजाओं महाराजाओं का इतिहास नहीं लिखा जाता था। कलहन की रास्तरंगिणी से पता ये चलता है कि राजा के दरबार में एक व्यक्ति होता था, एक लेखक होता था जो प्रतिदिन की घटनाओं को लिख दिया करता था। इसी प्रकार से एक दूसरा विवरण प्राप्त होता है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कि लेखक को ऐसा लिखना चाहिए जो पक्षपातपूर्ण नहीं हो, पूरी तरीके से निष्पक्ष हो। तो कलहन की रास्तरंगिणी और ये प्राचीन विवरण इस बात को प्रमाणित करने के लिए काफी है कि भारत में इतिहास लिखा जाता था। हाँ, ये बात सही है कि वह इतिहास लेखन यूरोपीय इतिहास लेखन के तरीके पर नहीं होता था। इसीलिए अंग्रेजों ने समझ लिया कि भारत में इतिहास लेखन की परंपरा नहीं। क्लियर? लेकिन परंपरा थी। अब ऐसी परिस्थिति में जब इन एशियाटिक सोसाइटियों की स्थापना हो गई और भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया जाने लगा और अंग्रेज भारतीय रीति रिवाजों से अवगत हो गए, तब अंग्रेजों ने भारत का इतिहास यूरोपीय ढंग से या आधुनिक ढंग से लिखने की परिपाटी की नींव डाल दी। और वही नींव के आधार पर आज हम भारत के प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन छात्रों, इस क्रम में हम पाते हैं
कि अंग्रेजों ने जो भारतीय इतिहास के लिखने की आधुनिक परंपरा प्रारंभ किया, उसमें एक प्रकार की लेखन पद्धति का विकास नहीं हुआ। इतिहास के बहुत सारे लेखन पद्धतियों का विकास हुआ, और उन्हीं लेखन पद्धतियों का अध्ययन आज के क्लास में हम लोग करेंगे। तब पता चलेगा कि भारतीय इतिहास लेखन की जो वर्तमान पद्धति उभर करके सामने आई है, जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, वो कैसा है। तो इस क्रम में कुछ नाम पहले ही हम बता देते हैं, उसी का विवरण देना है। सबसे पहला जो इतिहास लिखने के का जो ग्रुप बना, उसको प्राच्यवादी कहा जाता है, ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है, या भारतवादी कहा जाता है, इंडोलॉजिस्ट बोला जाता है। हम प्राच्यवादी बोले, ओरिएंटलिस्ट बोले, या भारतवादी बोले, इंडोलॉजिस्ट बोले, दोनों एक ही बात है। तो एक विचारधारा प्राच्यवादियों का था, ओरिएंटलिस्टों का था। दूसरा वर्ग जो था वो उपयोगितावादी कहलाता है, यूटिलिटेरियन कहलाता है। ये दोनों वर्गों में अंग्रेज आते हैं। हम लोग पढ़ने के क्रम में देखेंगे कि कौन कौन आते हैं। तीसरा वर्ग जो उभर करके सामने आया वो राष्ट्रवादियों का आया, नेशनलिस्ट राइटर्स का आया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। चौथा वर्ग जो उभर करके सामने आया वो मार्क्सवादी स्कूल का आया, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और पांचवा जो है वो सबल्टर्न स्कूल उभर करके सामने आया, जो आम जनता का इतिहास लिखता है। तो इस प्रकार से मिला जुला करके महत्वपूर्ण रूप से कुल 5 प्रकार के स्कूल या विचारधारा प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने के क्रम में भारत में उभर कर करके सामने आया। बात समझ में आ रही है। और हम लोगों को आज के क्लास में इन्हीं विचारधाराओं का अध्ययन करना है। क्लियर? तो अब देखते हैं बारी बारी से करके। तो उसमें पहला हमने क्या बताया था? प्राच्यवादी। प्राच्यवादी को क्या इंग्लिश में बोलते थे? ओरिएंटलॉजिस्ट। या इसको क्या भारतवादी। तो ये पहले टर्मिनोलॉजी आप अपने मस्तिष्क में बैठाइए, उसके बाद इसके अंदर की बातों को हम लोग देखेंगे। प्राच्यवादी का ओरिएंटोलॉजिस्ट, ठीक है। या भारतवादी के रूप में इसको जानेंगे क्या? इंडोलॉजिस्ट। इस ढंग से पढ़िए कि आपको क्लास में ही अधिकांश बातें याद आ जाए, ठीक है। अब देखिए कि इसमें क्या है और क्या बातें आपको जाननी है। तो इसमें जो बातें जाननी है वो ये कि 2 नाम है। कितना नाम है? 2 नाम। इसमें एक नाम विलियम जोन्स का है। क्या नाम है? विलियम जोन्स का। और दूसरा नाम क्या है? एफ मैक्स मुलर का है। एफ मैक्स मुलर का है। अब देखिए, विलियम जोन्स भारत में थे और एशियाटिक सोसाइटी को बनाने वाले थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। और विलियम जोन्स के द्वारा भारतीय संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद किया जाना शुरू कर दिया गया। लेकिन एफ मैक्स मुलर जो थे वो भारत में कभी नहीं आए। वो हमेशा जो है जर्मनी के नागरिक थे, लेकिन हमेशा लंदन में रहे वो। और लंदन में रह करके उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में लिखा या अपनी राय कायम की। लेकिन
ये जो एफ मैक्स मूलर थे, इनका सबसे बड़ा योगदान जो था वो ये कि इन्होंने या इनके द्वारा जो था यूरोपीय भाषा और संस्कृत, यूरोपीय भाषा और संस्कृत के समान उत्पत्ति की व्याख्या की गई। उत्पत्ति, समान उत्पत्ति की व्याख्या की गई। मतलब ये कहा गया कि जो यूरोप की भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, और भारत का जो संस्कृति है, ये अलग अलग नहीं है। इनका ओरिजिन एक ही तरीके से हुआ है। अलग अलग जगहों पे जाकर के ये अलग अलग रूपों में जानी गई है। तो भाषा संस्कृति का जनक होता है। तो मैक्स मूलर का प्रयास ये था कि जो दोनों संस्कृतियां हैं वो अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, बाद में चल करके अलग हो गई। और ऐसी परिस्थिति में इन्होंने जो भारतीय संस्कृति की व्याख्या की, मैक्स मूलर ने, यहां पर गौर से समझते चलिए, जो भारतीय संस्कृति की जो व्याख्या की इन्होंने, वह व्याख्या यूरोपीय संस्कृति से भिन्न किया। यूरोपीय संस्कृति से भिन्न रूप में किया, लेकिन अलग रूप में। अब कैसे? तो उन्होंने कहा कि जो यूरोपीय संस्कृति है उनके जीवन में उमंग और आवश्यकता का बहुत स्थान है, लेकिन भारतीय जो जीवन है उसमें अध्यात्म का बहुत ज्यादा स्थान है और दुनिया को वो माया समझते हैं। सांसारिकता का लोभ भारतीयों में नहीं है। भारतीय परलौकिक जीवन में ज्यादा विश्वास करते हैं और इहलौकिक जीवन में, यानी इस जीवन में इनका विश्वास नहीं है। इसीलिए भारतीयों का जीवन उमंग और उल्लास से भरा हुआ है। इनके पास कोई दुख नहीं है, सिर्फ सुखी सुख है। और इस प्रकार से मैक्स मूलर ने भारतीय संस्कृति को यूरोपीय संस्कृति से भिन्न माना और श्रेष्ठ माना, और ये कहा कि भारतीय संस्कृति यूरोपीय संस्कृति से बहुत श्रेष्ठ है। और एक प्रकार से भारतीय संस्कृति के प्रति समर्थन करने के प्रति मैक्स मूलर ने पागलपन का परिचय दिया और पूरी तरीके से वो भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा प्रवक्ता बन गया। और इतना बड़ा प्रवक्ता कि साहब उसके प्रयास से जर्मनी में, ब्रिटेन में या यूरोप के अन्य देशों में जो वहाँ के विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों में संस्कृत के चेयर स्थापित हो गए, मतलब डिपार्टमेंट स्थापित हो गए, लेक्चरर पढ़ाते हैं। और वहाँ जो है वो संस्कृत की पढ़ाई यूरोपीय देशों में होने लगी। अब देखिए, महत्वपूर्ण बात आपको जानना यह है कि आखिर मैक्स मूलर भारतीय संस्कृति का इतना बड़ा पक्षपाती क्यों हो गया? अगर हो गया था तो हिंदू बन जाता, सबसे अच्छा पहचान ये बात ये होती, यहां चला आता। लेकिन वो तो यहां आया नहीं, वो रहा ब्रिटेन में ही, रहा यहूदी ही,
लेकिन भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा जो है वो प्रशंसक बन गया, उसकी बहुत बड़ा व्याख्या करने वाला बन गया। तो इस राज को आपको छात्रों समझना होगा कि आखिर उसके इस द्वंद्वात्मक राय के पीछे काउज क्या है। जैसे हमको कोई चीज अच्छी लगेगी तो अपना लेंगे, हमको हिंदुइज्म अच्छा लगेगा तो अपनाएंगे, तब उसके बारे में व्याख्या करेंगे, तब माना जाए कि नहीं बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन कोई चीज सही है उसको अपना भी नहीं रहे, उसको सही कह रहे हैं, इसका अर्थ हुआ ये कि यहां पर द्वंद्व उभर करके सामने है। तो जो मैक्स मुलर का समकीपन था उसके लिए उसकी परिस्थितियां जिम्मेदार थी। क्या जिम्मेदार थी ये समझना होगा कि यूरोप में उस समय औद्योगिक क्रांति शुरू हो गया था, और औद्योगिक क्रांति शुरू होने के कारण उसको यह भय हो गया था कि इससे जो जन्मी व्यवस्थाएं हैं औद्योगिक क्रांति से, उस व्यवस्थाओं के कारण हमारा जो संस्कृति है वो विनष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यूरोपीय संस्कृति। हाँ, तो इससे मुकाबला करने के लिए जरूरी है कि औद्योगिकरण से उपजे हुए संस्कृति से मुकाबला करने की सलाहियत यूरोपीय संस्कृति में नहीं है, प्राच्य संस्कृति में ही, यानी ईस्टर्न कल्चर में, जो भारत का कल्चर था, यही इंडस्ट्रियलाइजेशन से उपजे संस्कृतियों से सामना कर सकती है, और हम उस ग्राउंड पे अपनी संस्कृति को बचा लेंगे। इस उद्देश्य के खातिर उसने भारतीयपन का लबादा ओढ़ लिया और संस्कृत का, यह भारतीय संस्कृति का महिमा मंडन करने लगा। क्यों? क्योंकि अपने समाज में वो बेगाना हो गया था। जो उसका समाज था वो ग्रेजुअली औद्योगिकीकृत हो रहा था, और इसको ये औद्योगिकरण पसंद नहीं था। तो इस वजह से वो अपने समाज में बेगाना हो गया था। तो अपने समाज से जब बेगाना हो गया तो उसको दूसरे समाज का समर्थन की आवश्यकता थी। तो उसने कौन सा समाज चुना? तो भारतीय सांस्कृतिक समाज को चुना। तो जब भारतीय सांस्कृतिक समाज को चुना तो स्वाभाविक रूप से बात है को उसका महिमा मंडन करना था, तो किया उसने। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि मैक्स मुलर ने में जो भारतीयपन या भारत के प्रति सनकीपन पाया जाता था या भारतीय संस्कृति का उसमें महिमा मंडन किया, उसका उद्देश्य अपने उद्देश्य की पूर्ति करना था। उसका मूल उद्देश्य भारतीय संस्कृति की सही दिल से व्याख्या करना नहीं था। क्लियर? अब आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी कहा, दूसरा कि जो दूसरा विचारधारा था वो था उपयोगितावादी का। किसका था? उपयोगितावादी का। यूटिलिटेरियन। ठीक है, देखिए इसमें दो नाम आपको मिलेंगे। कौन नाम मिलेंगे? दो नाम। इसमें भी दो नाम मिला, विलियम जोन्स और एफ मैक्स मुलर का। इसमें भी दो नाम मिलेंगे आपको, जेम्स मिल, जेम्स मिल और बेंथम। इन दोनों में जो संबंध था उसको भी थोड़ा जान लीजिए कि इन दोनों में संबंध गुरु शिष्य का था। समझे ना? यानी जेम्स मिल जो था वो गुरु था, और बेंथम जो था वो इसका चेला था। और ये दोनों कहाँ रहते थे? तो लंदन में रहते थे। इनका इंडिया में कभी आना नहीं हुआ,
और इंडिया से कोई नाता नहीं हुआ। बात समझ में आ रही है ना? यस सर। लेकिन भारतीय इतिहास लेखन में इसने बहुत प्रभाव डाला इसलिए कि ये दोनों जो व्यक्ति थे वो ब्रिटिश सत्ता के समर्थक थे। क्या थे? ब्रिटिश सत्ता के समर्थक थे। और ऐसी परिस्थिति में इनका उद्देश्य जो था वो भारतीय संस्कृति को निकृष्ट साबित करना और ब्रिटिश सत्ता को अस्थायित्व प्रदान करना था। ब्रिटिश सत्ता को क्या करना था? अस्थायित्व प्रदान करना। ठीक है। तो जेम्स मिल और बंथम कौन थे? तो गुरु शिष्य थे। जेम्स मिल गुरु था और बेंथम क्या था? उसका शिष्य था। ये लोग रहते थे कहाँ? लंदन में रहते थे। और इनका उद्देश्य जो था दो था सिर्फ। एक था ये कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति को निकृष्ट साबित करे और जो ब्रिटिश सभ्यता संस्कृति है या यूरोपीय सभ्यता संस्कृति है उसको भारतीय संस्कृति के तुलना में श्रेष्ठ साबित करे। और दूसरा उद्देश्य क्या था कि ऐसा शैक्षणिक के माहौल बनाए या शिक्षा के माध्यम से ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दे जिस परिस्थिति में भारत में ब्रिटिश सत्ता अस्थायी बन जाए। यानी ज्ञान के माध्यम से ब्रिटिश सत्ता को भारत में अस्थायित्व प्रदान करना मिल और बेंथम का दूसरा उद्देश्य था। क्लियर? तो अब देखिए साहब, पहला उद्देश्य के लिए उसने क्या किया कि जो भी लेखनी उसने की उस लेखनी में उसने इस बात को साबित किया कि भारत की सभ्यता संस्कृति जो है वो निकृष्ट है, खराब है। यहाँ के लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं, बारबेरिक हैं। भारत के लोगों के सभ्यता संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों का यहाँ पाया जाना या रहना ये वरदान है भारतीयों के लिए। और इसने ये साबित किया कि जो व्हाइट मैन बर्डन पॉलिसी है यानी काले जातियों का गोरे जातियों द्वारा बोझ उठाना एक महत्वपूर्ण ईसाई कर्तव्य है, उसका इसने मिल और बेंथम ने समर्थन किया कि अंग्रेज अपने लाभ के लिए भारत में नहीं आए हैं, अंग्रेज भारतीयों के लाभ के लिए आए हैं। और कौन सा लाभ? तो भारत के लोग असभ्य हैं, बर्बर हैं। अंग्रेज यहाँ रह करके इनको सभ्यता और संस्कृति सिखाएंगे, संस्कार सिखाएंगे और तब ये जो विकास के पथ से हट गए हैं उसको जो है वो सही रास्ते पे लाएंगे। और यही नहीं, उसने इस बात का भी प्रयत्न किया कि भारतीयों का जो ये दुर्दिन है इसके लिए उत्तरदायी जो पूर्व के शासक हैं यानी जो मुगल हैं, तुर्क हैं, वो इसके लिए उत्तरदायी।
ऐसा नहीं था कि भारत के लोग शुरू से ही ऐसे थे, लेकिन तुर्क और मुगल जब आए तो इनके द्वारा ऐसी नीतियां अपनाई गई जिसकी वजह से यहाँ की सभ्यता संस्कृति पूरी तरीके से समाप्त हो गई। तो ये जो था उसका उद्देश्य था कि ये विचारधारा भारत में फैला दी जाए, तभी तो ब्रिटेन का सत्ता स्थायित्व प्राप्त कर पाएगा, तभी तो भारत के लोग ब्रिटिश को अपना मित्र समझ पाएंगे। और दूसरा कि इस स्थायित्व को और मजबूत करने के लिए उसने क्या किया कि नहीं, इतिहास लेखन की इतिहास लेखन का सांप्रदायिक आधार तैयार किया। सांप्रदायिक आधार बना दिया। कैसे सांप्रदायिक आधार बना दिया? तो प्राचीन काल को उसके द्वारा हिंदू काल कहा गया। ठीक है। मध्यकाल को उसके द्वारा मुस्लिम काल कहा गया। क्या कहा गया? मुस्लिम काल। और आधुनिक काल को आधुनिक काल को ईसाई काल नहीं कहा गया, बल्कि आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा गया। और ये सारी चीजें, सारी व्याख्या उसने जो की वो ये कि ब्रिटिश भारत का इतिहास, एक किताब लिखा उन्होंने, क्या? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये भारत का प्रथम जो था वो एक व्यवस्थित किताब था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो अब मील ने कैसे भारत के इतिहास को सांप्रदायिक बना दिया? तो उसने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इसमें बांट क्या दिया? तो प्राचीन काल को उसने कह दिया हिंदू काल, मध्यकाल को उसने कह दिया मुस्लिम काल, और आधुनिक काल को उसने ईसाई काल नहीं कहा बल्कि आधुनिक काल कहा। अब देखिए कितना दुर्भावना से ग्रसित उसका यह काल विभाजन था। और किसी भी लिखी हुई बात को या कही हुई बात का अगर अंधानुकरण व्यक्ति के द्वारा कर लिया जाता है तो कितना नुकसानदेह होता है। अगर प्राचीन काल को ही राजवंशों के आधार पर यदि देखा जाए तो मौर्य वंश, गुप्ता पीरियड नहीं, मौर्य वंश, शक वंश, कुषाण वंश, पहलव वंश, क्या ये सभी के सभी हिंदू वंश थे? तो पता चलेगा नहीं, ये सभी के सब नॉन हिंदू वंश थे। या तो बौद्ध थे या फिर जहां से आए थे वहां के विचारधाराओं को मानते थे। प्राचीन काल का सभी वंश सनातनी वंश या कह लीजिए कि हिंदू वंश नहीं था। तो जब नहीं था तो पूरे काल को आप हिंदू काल कैसे कहिएगा? सबसे पहला तर्क ये। दूसरा तर्क ये कि ये हिंदू शब्द ही प्राचीन काल में प्रयोग नहीं किया जाता था। ये हिंदू पदावली तुर्कों की देन है और मध्यकाल से इसकी शुरुआत हुई। तो जो शब्द ही अस्तित्व नहीं रखता था प्राचीन काल में, तो शब्द का प्रयोग प्राचीन काल के लिए आप कैसे कर सकते हैं?
दूसरी बात, यदि मध्यकाल में आए तो मध्यकाल में तुर्कों और मुगलों ने शासन किया, लेकिन तुर्कों और मुगलों में शासन किया तो क्या यहाँ की स्थानीय शक्तियां पूरी तरीके से समाप्त हो गई? क्या यहाँ के राजवंश नहीं थे? तो अधिकांश राजवंश तो भारत ही के थे। तुर्क और मुगल तो सिर्फ केंद्रीय सत्ता को संभाले हुए थे, बाकी क्षेत्रीय सत्ताएं जितनी थी वो सब स्थानीय राजाओं के अधीन था। मुगलों ने तो अंत में एक प्रकार से कन्फेडरेशन बनाया, महासंघ बनाया, जिसमें सारी भारत की जो पहले की सत्ताएं थी वो उस कन्फेडरेशन में शामिल हो गया। और मुगलों या तुर्कों के द्वारा भारत में शरीयत लागू नहीं किया गया कि आप कह दीजिए कि मुस्लिम शासन था या मुस्लिम युग था, बल्कि देश की परंपराएं और जो रीति रिवाज थी वही चलती रही। तो इस तरीके से जो मील का हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख करके जो काल विभाजन किया गया वो पूरी तरीके से अनैतिहासिक था। लेकिन जो भी हो, इतिहास में सांप्रदायिकता का जन्म इस उपयोगितावादी इतिहास लेखन से तो हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने प्राच्यवादियों का घोर विरोध किया। कहा मील और बेंथम ने कि मैक्स मुलर में भारतीयों के लिए पागलपन पाया जाता है और पागलपन से इतिहास नहीं लिखा जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों जो विचारधाराएं थी, यानी प्राच्यवादी या उपयोगितावादी, ये अति व्याप्ति का साधन था। इन इतिहास में जो है वो एक्सट्रीम जाकर के बात करना, निष्पक्षता का घोर अभाव था इसमें। अब ऐसी परिस्थिति में जो ये उपयोगितावादी विचारधारा उभर करके सामने आई, तो ये दोनों विचारधाराएं उस समय उभर करके सामने आई जब ब्रिटिश सत्ता भारत में अस्तित्व में था। लेकिन ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व में रहते हुए भी एक स्वतंत्रता संग्राम जो भारत में चल रहा था, जो राष्ट्रवाद की एक नई उपज उभर करके सामने आई थी, तो उसके परिणाम स्वरूप जो है इतिहास लेखन का एक दूसरा वर्ग भी उभर करके सामने आया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी। क्या बोलते हैं? राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी यानी नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वो रामकृष्ण परमहंस। किसका? रामकृष्ण परमहंस। हाँ, रामकृष्ण परमहंस। इन्हीं के चेले थे विवेकानंद, और इन्हीं का से जुड़े हुए एक लेडी थी जिनका नाम था एनी बेसेंट। तो ये तीन नाम जो है ना, वो एक साथ आपको इतिहास लेखन के परिवेश में पढ़ना होगा। रामकृष्ण परमहंस ने जो बात कही, उस बात को विवेकानंद और एनी बेसेंट ने आगे बढ़ाया। तो रामकृष्ण परमहंस ने राष्ट्रवाद के परिवेश में, नेशनलिज्म के परिवेश में कौन सी बात कही? तो रामकृष्ण परमहंस के द्वारा हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म की श्रेष्ठता को पुनर्स्थापित कर दिया गया। सब मटेरियल में है, दे देंगे आप
क्लास में बढ़िया से समझिए, मटेरियल्स आपको मिल जाएगा, इसको पढ़िएगा। ईच एंड एवरीथिंग हैज रिटन इन दिस मटेरियल, सभी के सभी इसमें लिखा हुआ है, तो आपको कहीं कोई बुक लेने की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को पहले आराम से समझ लीजिए, तो ये मटेरियल अपने आप याद होगा, उसके बाद फिर होमवर्क बना के लाइएगा, तो आपका ये चैप्टर क्लियर होता हुआ चला जाएगा। यही ना दिक्कत है, क्लियर नहीं होता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, तो समझ में आ जाएंगे आपको। तो आखिर भारतीय इतिहास पर हमला कैसे हुआ था? तो उपयुक्तवादियों ने अभी भी बताया कि निकृष्ट साबित किया गया किसको? भारतीय संस्कृति। तो पहले आवश्यकता क्या थी कि इस आरोप का खंडन किया जाए, इसका जवाब दिया जाए, तभी ना फिर इतिहास लिखा जाएगा। तो जवाब दिया जो सबसे पहले जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति थे रामकृष्ण परमहंस। और उन्होंने ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया, बल्कि साबित किया कि हिंदू संस्कृति काफी श्रेष्ठ है और इसको किसी दूसरे से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जो इस पर ये आरोपण लगाया जाता है कि हिंदू संस्कृति निकृष्ट है, पूरी तरीके से निराधार और गलत है। और उन्हीं के जो शिष्य थे विवेकानंद, उन्होंने इस बात को सिर्फ भारत में स्थापित नहीं किया, बल्कि विश्व संसद जो 1893 ईस्वी में हो रहा था, कहाँ? शिकागो में। वहां सभी धर्मों के आचार्यों के समक्ष हिंदू संस्कृति के या हिंदू धर्म के श्रेष्ठता को स्थापित किया। और ये श्रेष्ठता को स्थापित करने के क्रम में उन्होंने किसी दूसरे धर्मावलंबियों की आलोचना नहीं की, ये उन्हें गलत नहीं कहा, बल्कि धर्मों का एक सार प्रस्तुत किया, एक समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन बनाया उन्होंने। तो धर्म के वास्तविक स्वरूप को स्थापित करने के कारण हुआ ये कि जो उपयोगितावादियों का विचार था, यूटिलिटेरियन का जो थॉट था, वो पूरी तरीके से धाराशायी होने लगा। अब इसके बाद और नाम आपको मिलेंगे, जैसे राजेंद्र लाल मित्र। क्या? राजेंद्र लाल मित्र। और उसके बाद रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। और उसके बाद विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े। इन लोगों ने क्या किया कि भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को संस्कृति की श्रेष्ठता को स्थापित किया। अब देखिए, श्रेष्ठता के स्थापित करने के क्रम में एक गलती हुई कि भारतीय इतिहास में हिंदुत्व का पुट इतना ज्यादा भर गया कि इतिहास का जो वास्तविक स्वरूप था वो धूमिल होने लगा। और हिंदुत्व का यह पुट आपको अन्य दो लेखकों में, यानी हेमचंद्र राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी और आरसी मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, रमेश चंद्र मजूमदार, ये ऐसे राइटर दो निकले जिसकी लेखनी में हिंदुत्व का पूर्ण पुट उभर करके सामने आया। अब ऐसी परिस्थिति में इतिहास अनैतिहासिक हो गया। इतिहास अनैतिहासिक क्यों होगा?
कि इतिहास का सिर्फ एक राजनीतिक एस्पेक्ट्स नहीं होता है, सिर्फ राजा महाराजाओं का ही विवरण नहीं होता है, बल्कि इतिहास में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का भी विवरण होना चाहिए। तभी इतिहास ऐतिहासिकता का रूप धारण करता है। तो स्वतंत्रता के पहले हिंदुत्व या राष्ट्रवाद का यह रूप अनिवार्य था। क्यों अनिवार्य था? क्योंकि उपयोगितावादियों का जवाब दिया जा सके। लेकिन जब देश आजाद हो गया तब फिर इतिहास का दूसरा पहलू भर करके सामने आया, और वो ये कि सामाजिक और आर्थिक यानी गैर राजनीतिक इतिहास लिखा जाए, तभी इतिहास सर्वांगीणता को प्राप्त कर पाएगा। तो इसके लिए सामाजिक और आर्थिक इतिहास लिखने की जो अनिवार्यता थी, उसके लिए एक नया विचारधारा उभर करके सामने आया। और वो विचारधारा कौन सा था? तो मार्क्सवादी विचारधारा था। क्या था? मार्क्सवादी विचारधारा, यानी मार्क्सिस्ट थ्योरी। ठीक है ना? और इसके जो प्रणेता थे वो धर्मानंद, दयानंद कौशाम्बी थे। कौन थे? डीडी कौशाम्बी कहा जाता है, धर्मानंद, दयानंद कौशाम्बी। और इनके द्वारा धर्मानंद, दयानंद, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, an introduction to the study of इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई। और जब यह पुस्तक लिखा गया तो इस पुस्तक में इतिहास का गैर राजनीतिक व्याख्या किया गया, यानी अब समाज के बारे में भी बताया गया और अर्थव्यवस्था के बारे में भी बताया गया, तो जिससे इतिहास में एक संपूर्णता आनी शुरू हुई। 60-70 के दशक में इतिहास का एक दूसरा रूप उभर करके सामने आता है और उससे एक 5वां स्कूल बनकर के तैयार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सबल्टर्न स्कूल। क्या बोलते हैं? सबल्टर्न स्कूल। इसके जो प्रतिपादक थे उनका नाम था रंजीत गुहा। क्या नाम था? रंजीत गुहा। एक नाम है रंजीत गुहा, एक नाम है रामचंद्र, नहीं वो दूसरे हैं, और दूसरा नाम है शाहिद अमीन। अब ये जो इतिहासकारों का वर्ग है, इनका कहना यह है कि इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं या अन्य विषयों से ही संबंधित नहीं होना। असल इतिहास तो आम जनता का इतिहास है, जो पीपुल का इतिहास है, गांव देहातों का इतिहास है। तो अब इस प्रकार से ग्रास रूट के इतिहास का अध्ययन किया जाने लगा। तो आप एनसीईआरटी का अब नया वाला जो एडिशन देखते हैं, जो नया आया है, उसमें क्या है, इस ओर फोकस किया गया है और बहुत सारे गांव देहात की घटनाओं को उद्धृत किया गया है, बताया गया है। तो इस प्रकार से जो प्राचीन भारत का आधुनिक इतिहास लेखन है वो अपने वर्तमान स्वरूप में पहुंचा। हम समझते हैं कि आप प्राचीन भारत का इतिहास लेखन एक सार संक्षेप के रूप में पूरी तरीके से समझने में सफल हुए। आगे की क्लास में हम प्राचीन भारत के अन्य दूसरे विषयों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।
हुई है।